नमस्ते बच्चों, हमारा ग्रुप 16 चल रहा है और ग्रुप 16 के अंदर फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। और आपको पता है ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे, आपको पता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल्स हैं और सेलेनियम एंड टेल्यूरियम ये मेटेलॉइड्स हैं और पोलोनियम मेटल है जो कि रेडियो एक्टिव है। इसका हाफ लाइफ पीरियड है 13.8 डेज। मतलब ये हुआ कि आप इसका इनिशियल अमाउंट जो भी लेंगे, जैसे 100 ग्राम लिया तो 13.8 डेज़ के बाद में ये 50 ग्राम ही रह जाएगा और डिकम्पोज होकर के किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फ़र इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है जबकि सल्फ़र सॉलिड की फॉर्म में है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन डाईएटॉमिक फॉर्म में मिलती है और सल्फ़र पॉलीएटॉमिक यानी S8, जिसमें एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं। और वैसे भी सल्फ़र का एटॉमिक मास ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल होता है और उससे कंपैरिजन करो तो मॉलिक्यूलर मास तो काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं और आपको पता है कि इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इस ग्रुप के मेंबर्स का +6 होगा। ध्यान देना, ऑक्सीजन -2 और -1, -1/2, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और इसकी कोवैलेंसी 2 मैक्सिमम रहती है। 2 से ज़्यादा ये बॉन्ड्स नहीं बना सकता है। रेयरली ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, जैसे H3O पॉजिटिव आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये 3 हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस टेबल के अंदर देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के लिए डिस्कस किया था और इनके अंदर वेरिएशन भी उसी तरह से होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि NS2 NP4 होगा और ये भी पता है कि जो p सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, जिनमें से एक के अंदर तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2 और बाकी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बॉन्डिंग में जब ये पार्टिसिपेशन करते हैं, अगर जो इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड नहीं होते हैं तो कोवेलेंसी 2 रहेगी। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए तो 2 ही रहती है, लेकिन सल्फ़र और आगे के एलिमेंट्स अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे सल्फ़र के लिए आपको पता है कि ये SF6 बनाता है, मतलब अपनी कोवेलेंसी को 6 तक एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा, ऑक्सीजन को छोड़कर के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4, +6 तक रहती है। जैसे सल्फ़र है तो सल्फ़र ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा, सल्फ़र -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिनके साथ में ये बॉन्ड बना रहा है उनके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह की है। अगर ये कंपैरेटिवली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। और ऑक्सीजन के पास में d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि ख़ास तौर से p ब्लॉक एलिमेंट्स में हेवियर ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, उनमें जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में 2 लेस
वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है और इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। भाई जैसे एक एग्जांपल हम देखें, इसी ग्रुप के अंदर हमको पता है कि सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। ख़ास तौर से पोलोनियम का तो इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। टेल्यूरियम वाले केस में हम देखें तो +6 के बजाय +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एस, पी और डी जो सबशेल्स होती हैं इनके बीच में एनर्जी में गैप भी इंक्रीज होती जाती है। ऐसी कंडीशन में पी वाले इलेक्ट्रॉन्स तो भले ही डी के अंदर जंप करके अनपेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन एस वाले इलेक्ट्रॉन्स कई बार अनपेयर्ड नहीं हो पाते, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। मीन्स एस सबशेल या एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर्ट होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इनर्ट है, इसी वजह से इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये पता है कि ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो लगभग सभी केसेस में एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन भी शो करता है। जैसे एक एग्जांपल लें, H2O एंड H2S में कंपैरिजन करो। दोनों ग्रुप 16 के मेंबर्स के हाइड्राइड्स हैं। H2O रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है जबकि H2S गैसियस स्टेट में है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कम है, सल्फर का ज़्यादा है, मतलब H2S का भी ज़्यादा होगा, लेकिन H2S तो गैस है रूम टेम्परेचर पे और H2O लिक्विड है, तो ये एक तरह का एनोमलस बिहेवियर ही है। रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जबकि सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से आप यूँ कह दो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब ऑक्सीजन ऐसा बिहेवियर शो क्यों करता है? आपको पता है रीज़न, 11th में भी हमने पढ़ा था। स्मॉल साइज़ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके H2E टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसमें E ये एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करोगे तो जो ये कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के साथ में इनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती जाती है, या यूँ कह दो कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब ये है कि सबसे पहला कंपाउंड H2O, इसको अगर आप हीट करोगे, काफ़ी ज़्यादा हीट करने पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड टूटता नहीं है। इसीलिए तो पानी को गर्म करते हैं, उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी कम होती जाएगी, या यूँ कह दो कि बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन अलग होता है, इसी वजह से इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। केवल वाटर है जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, इसके अलावा बाकी सभी हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरी तरफ एसिडिक कैरेक्टर भी जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते जाओगे इनके हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता जाता है। वो उसका रीज़न भी यही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कम होते जाना। मतलब ये है कि जो बॉन्ड इजीली टूट सकता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन का प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जाती है। अब ये टेबल देखिए जिसमें ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के बारे में बताया हुआ, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और HE डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल और फॉर्मेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में बताया हुआ है। तो इनके अंदर आपको कंपैरिजन करना है। अच्छा, एक ख़ास बात, आप देख रहे हैं वाटर के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो 104 है। आप लोगों को पहले भी बताया था कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
इन तीनों के जो हाइड्राइड्स हैं रेस्पेक्टिवली CH4, NH3 एंड H2, इन सभी में सेंट्रल एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो CH4 होता है उसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं लेकिन एक भी लोन पेयर नहीं है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। NH3 है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है 107 डिग्री के आसपास। और वाटर है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो आपको पता है कि लोन पेयर में भी रिपल्शन होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा, उस वजह से बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाता है तो 104 हो जाता है। अच्छा, दूसरे जो हैलाइट्स हैं उनमें आप देख रहे हो कि बॉन्ड एंगल काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया। होता क्या है कि इन एलिमेंट्स के एटम्स की साइज़ बड़ी होने की वजह से लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, उससे रिपल्शन बढ़ जाता है तो साइज़ इनकी श्रिंक हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिविटी, ये सभी एलिमेंट्स EO2 एंड EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। आप इसमें अगर ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हो तो ऑक्सीजन EO2 टाइप अगर देखोगे तो ओजोन बनाता है यानी O3, लेकिन EO3 टाइप का कोई वो कंपाउंड नहीं बनाता है या एलिमेंट अपने आप में होगा वो नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ सल्फ़र देखिए तो SO2 एंड SO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, बाकी के एलिमेंट्स भी इसी तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो सारे ऑक्साइड्स हैं एसिडिक नेचर के हैं। आपको ये पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, हालांकि मेटेलॉइड्स में सेलेनियम और टेल्यूरियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी एसिडिक नेचर के हैं। दूसरी तरफ इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से इनका जो बिहेवियर है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। जैसे कंपैरिजन करें, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसकी नेचर रिड्यूसिंग है यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा और किसी और को रिड्यूस करेगा। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 से SO3 में अगर कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4 से +6 में कन्वर्ट होगा, यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा किसी और को रिड्यूस करेगा। जबकि जो TeO2 है, टेल्यूरियम का ऑक्साइड है, उसकी टेंडेंसी क्या है, वो TeO में कन्वर्ट की नेचर रखता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके लिए +4 के बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल ज़्यादा है, तो इस वजह से ये खुद रिड्यूस होगा तो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। हेलोजन के साथ में रिएक्टिविटी, आपको पता है हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या इनकी वैलेंसी 1 होती है और ये EX6, EX4 एंड EX2 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। ध्यान देना, EX6 के अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इनका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, एक भी लोन पेयर नहीं होता है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। फिर EX4 में हम देखें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और इनकी जो ज्योमेट्री है वो सी-सॉ होती है। आपको पता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का होता है, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वहाँ पर आप जो 3 पेयर्स होते हैं उनमें से इमेजिन कीजिए एक लोन पेयर होगा, बाकी के 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो सी-सॉ ज्योमेट्री इनकी होगी। फिर EX2 टाइप के जो हैलाइड्स हैं उनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। अच्छा, इनके अंदर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो फ्लोराइड के लिए सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए रेस्पेक्टिवली होगा। इनमें भी फ्लोराइड वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और सल्फ़र के लिए तो SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल होता है और इसमें जो स्टेरिक रीजन है जो उसको स्टेबिलिटी देता है वो फैक्टर काम करता है। ज़्यादातर एलिमेंट्स डायमेरिक हैलाइड्स भी बनाते हैं लेकिन उनकी स्टेबिलिटी कम होती है और ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं और दूसरे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है डाई ऑक्सीजन, मतलब O2, जिसको हम प्राण वायु भी बोलते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 21% होती है और लाइफ को सरवाइव करने के लिए ये एसेंशियल है। लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाया जाए? पोटेशियम क्लोरेट है, उसको गर्म करो तो ऑक्सीजन मिलेगी। पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इनको गर्म करोगे तब भी ऑक्सीजन मिलेगी। कुछ हैवियर मेटल्स, उनके ऑक्साइड्स, उनको हीट करोगे तब भी ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि इनके ऑक्साइड की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। थोड़ा सा आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। जैसे सिल्वर ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, इनको हीट करोगे तब भी हमको ऑक्सीजन मिलेगी। और करस्पॉन्डिंग या तो मेटल्स मिलेगी या उनके लोअर ऑक्साइड हमको मिलेंगे। फिर वाटर, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उससे भी हमको ऑक्सीजन मिलेगी। लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त की जा सकती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम है, तो ये भी डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डाइऑक्सीजन कलरलेस और ऑडरलेस गैस है, पानी के अंदर सोल्यूबल है, तो एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। रूम टेम्परेचर पर लगभग 3% तक बाय वॉल्यूम इसकी सॉल्युबिलिटी रहती है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम होने लग जाती है। इसीलिए हाई टेम्परेचर पर जब पानी हल्का हल्का गर्म होने लग जाता है तो एक्वेटिक लाइफ या एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। अब इसके 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। अब एक ख़ास बात है, ऑक्सीजन इसकी यूनिक नेचर है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने की। ध्यान देना, सल्फ़र का H2 मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब इसका रीज़न क्या है? आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके अंदर 3 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, या जो ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि 2 एटम का कॉम्बिनेशन होगा तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। तो जितने ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग होते हैं। नॉन बॉन्डिंग तो हमने 11th में पढ़ा नहीं था क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं था, लेकिन उसमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। आपको याद आया होगा कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन वाले केस में, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब ऑक्सीजन पीरियडिक टेबल के ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन होकर के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है। नोबल गैसेस और कुछ नोबल मेटल्स को छोड़ दो तो बाकी सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है ऑक्साइड फॉर्मेशन की, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसी को हम कंबस्चन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अब इसमें देखिए ये रिएक्शंस दी हुई हैं, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, कार्बन है, ये सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होकर के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएंगे। इनमें मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। जिंक सल्फाइड, उसको ऑक्सीजन के साथ में जब हम गर्म करते हैं तो जिंक सल्फाइड है, तो वो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी तरह से CH4 मीथेन, उसको जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ये सारी कंबस्शन रिएक्शंस हैं जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ में होती है। फिर कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है कुछ कंपाउंड्स के लिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको ऑक्सीडाइज करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम में आती है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व करने पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है।
कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक्चुअल में डायरेक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया जाता है, बल्कि उसको पहले से प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व किया जाता है और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2S2O7। फिर उसको डाइल्यूट किया जाता है वाटर की हेल्प से और डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। हालांकि इस साल कॉन्टैक्ट प्रोसेस और प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे सिलेबस से हट गया है। केवल सल्फ़र के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो आगे करेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, उसको ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है और वाटर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। इस प्रोसेस को डेकन्स प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट सब हेडिंग है सिंपल ऑक्साइड्स। पहले हम समझे कि सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड में डिफरेंस क्या है। बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ में अगर कोई एलिमेंट बनाता है तो वो सिंपल ऑक्साइड होगा। अगर उसी एलिमेंट के एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्साइड्स पॉसिबल हैं और उनके मिक्सचर से जो ऑक्साइड बनते हैं उनको हम मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, आयरन दो तरह के ऑक्साइड्स बना सकता है, फेरस ऑक्साइड यानी FeO एंड फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो तीसरे टाइप का ऑक्साइड बनता है Fe3O4। अब ध्यान देना, FeO सिंपल ऑक्साइड है, Fe2O3 ये भी सिंपल ऑक्साइड है, लेकिन Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ऐसा कैसा हम लेड के केस में भी देख सकते हैं। PbO सिंपल ऑक्साइड है, PbO2 ये भी सिंपल ऑक्साइड है, लेकिन 2 मोल PbO और 1 मोल PbO2 का जब कॉम्बिनेशन होता है तो 1 मोल Pb3O4 बनता है और ये मिक्स्ड टाइप का ऑक्साइड होता है। फिर हम देखते हैं, आपको पता है कि ऑक्साइड्स की नेचर किस तरह की होती है। नॉन मेटल के लिए एसिडिक और मेटल्स के लिए बेसिक होती है। और कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में भी सुना है, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल में हम देखें एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H2CO3 बनता है, मतलब इसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का बनता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाने की वजह से। इसी तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और मेटल वाले ऑक्साइड्स हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, बेरियम का ऑक्साइड है। इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जिनके एक्वस सॉल्यूशन वाटर में इजीली डिज़ोल्व होने के कारण बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने की वजह से बेसिक नेचर के होते हैं। एक बात ध्यान देना कि कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्साइड है Mn2O7 और क्रोमियम का ऑक्साइड है CrO3, वेनेडियम का ऑक्साइड है V2O5। ये तीनों ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं। रेस्पेक्टिवली इनके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +7, +6 और +5 है। अब ऐसा क्यों होता है, सोचने वाली बात है, क्योंकि जब इतना हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल एटम पर तो ये ध्यान देना कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कैरेक्टर भी डेवलप हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो नॉन मेटल्स की होती है। तो आप यूँ कह सकते हो कि पार्शियली इनके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जनरेट हो गया। और आपको पता है नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सेकंड थिंग, अब सल्फ़र है या नाइट्रोजन है या कार्बन है, इनके ऑक्साइड्स डिज़ोल्व करने पर एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। उसके पीछे भी रीज़न है। इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटल के साथ में कंबाइंड होता है। पर ध्यान देने की बात है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बनाता है उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है। सोचने वाली बात है
कि ऑक्सीजन उसके साथ में जो दूसरा नॉन मेटल अटैच्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं खींचता है या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं खींचता है। रीज़न साफ है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी कंपेरेबल होती है। ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बना है उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है, तो बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है। तो एक्वस सॉल्यूशन जब इनका बनता है तो बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज होता है। तो जो कोई भी स्पीशीज़ एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन देगी, यानी H+ आयन देगी, यानी H3O+ आयन देगी, यानी हाइड्रोनियम आयन देगी, तो वो एसिड होगा। दूसरी तरफ बेस के मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसका भी रीज़न साफ पता पड़ता है, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, या यूँ कह दो कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो उस मेटल से फुलफ़िल हो जाती है। वहाँ पर या तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और अगर कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं तो भी वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ऑक्सीजन। तो ऐसे में हाइड्रोजन के साथ में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोलैरिटी पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, या पोलैरिटी कम होती है। तो ओवरऑल क्या होता है, मेटल के साथ में जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन का वो ब्रेक होता है और आयंस में कन्वर्ट होता है। तो मेटल तो करस्पॉन्डिंग कैटायन में, और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है, तो बेसिक कैरेक्टर आ जाता है। फिर हम देखते हैं, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि एल्यूमिनियम और जिंक, इन दोनों की नेचर किस तरह की होती है। इनके ऑक्साइड की नेचर एम्फोटेरिक नेचर की है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल से आपको पता पड़ रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वो HCl के साथ में और NaOH के साथ में, दोनों के साथ में रिएक्शन कर रहा है। मतलब ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक नेचर का है। आप देख रहे हैं इनके अंदर जो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स आयंस भी बन रहे हैं। इसी तरह से जिंक भी एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। अच्छा, एक बात पर और ध्यान देना कि कार्बन का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी CO एंड NO ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, लेकिन CO2 एंड NO2 ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं, और इनमें सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा सब हेडिंग है ओजोन। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। जो सन से आने वाली रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती पर आने से प्रिवेंट करती हैं, और लाइफ को प्रिजर्व करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसका फॉर्मेशन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसी से होता है। फार्मूला आपको पता है, O3 होता है, और ये लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पर अवेलेबल होती है। ओजोन को बनाने का तरीका, व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन अकर्स। लगभग 10% के आसपास बनती है। अगर 10% से ज़्यादा अमाउंट बनाना है तो ओजोनाइज़र, जो बैटरीज होती हैं ओजोनाइज़र्स की, उनको यूज़ किया जाता है, और उसके बाद में लिक्विड ऑक्सीजन में इसका कंटेनर रख करके इसको कंडेंस कर लिया जाता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इसका जो उल्टा प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। प्रॉपर्टीज़, ओजोन पेल ब्लू कलर की गैस है, और जैसे जैसे ये लिक्विड और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है तो कलर की डार्कनेस बढ़ती जाती है, और एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्मेल होती है। कम कंसंट्रेशन है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, 100 ppm से ज़्यादा होने लग जाती है, तो ब्रीदिंग में अनकम्फर्टेबल होने लग जाता है, और हेडेक और नोज़िया होता है। ओजोन एक तरह से देखा जाए तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। जो गिब्स फ्री एनर्जी है, आपको पता है उसकी वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है,
और फॉर्मूला आपको याद है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये डेल्टा G की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। अब होता क्या है कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होने लग जाती है, मतलब एंट्रोपी इसमें इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो O3 है ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है वो होता है तो O2 में कन्वर्ट होती है और नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अच्छा, एक ख़ास बात इसमें क्या होता है कि नेसेंट ऑक्सीजन जब जनरेट होती है तो उससे ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है, जैसे ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो जिसमें O3 डिकम्पोज होता है तो O2 का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम बनाती है, तो ये जो नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन होती है यही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। अब जो लेड सल्फाइड है उसको ये लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और जो आयोडाइड है उसको आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर ओजोन की रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में की जाती है, ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए प्रोसेस है जिसमें Ki का सॉल्यूशन एक्सेस लिया जाता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी या एक तरह से बोल दो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है और उसको बोरेट बफर के साथ में ट्रीट करते हैं तो आयोडीन रिलीज़ होती है। अब ये आयोडीन कितनी बनी, इसको टाइट्रेट किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो भी बोला जाता है, स्टार्च की प्रेजेंस में, तो एंड पॉइंट ब्लू कलर का आता है। उससे आयोडीन की क्वांटिटी को पता लगा करके ये मालूम किया जा सकता है कि ओजोन गैस की क्वांटिटी कितनी है, यानी ये एक तरह से क्वांटिटेटिव मेथड हो गया ओजोन के एस्टिमेशन के लिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से ओजोन का भी डिप्लीशन होने लग जाता है, ख़ास तौर से जैसे सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन्स जब हवा में उड़ते हैं तो उनकी फ्यूल के कंबशन से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है, ये ओजोन को डिप्लीट करती है, क्योंकि जो NO है वो ओजोन के साथ में रिएक्शन करके NO2 बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो ओजोन का डिप्लीशन होने लग जाता है। इसी तरह से सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी इस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। अब हम देखते हैं ओजोन की स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है और जो तीसरी स्ट्रक्चर बनती है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है दोनों ऑक्सीजन के साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है। अब आप ये जानते हो कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर को छोड़ दें और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड को कंसिडर करें तो बॉन्ड लेंथ दोनों सेम होती है, वो 128 पिकोमीटर होती है। दूसरी बात, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 117 डिग्री का होता है। एक लोन पेयर होता है और हाइब्रिडेशन सेंटर वाला जो ऑक्सीजन है उस पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। अगला हमारा सब हेडिंग आ रहा है सल्फ़र। पहले हम देखें इसके एलोट्रोपिक फॉर्म। दो तरह की सल्फ़र इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, एक तो होती है रोम्बिक सल्फ़र जिसको अल्फ़ा सल्फ़र भी बोलते हैं और ये येलो कलर की होती है। दूसरी होती है मोनोक्लिनिक सल्फ़र जिसको बीटा सल्फ़र भी बोलते हैं और ये कलरलेस होती है। रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फ़र एग्जिस्ट करती है, लेकिन हाई टेम्परेचर यानी 369 केल्विन से अगर ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र बनती है। दोनों का ही फॉर्मूला S8 का होता है। अब अल्फ़ा सल्फ़र से बीटा सल्फ़र कैसे बनाया जाए, एक पोर्सेलिन बाउल के अंदर हम ये सल्फ़र ले लें येलो कलर की, इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करें यानी 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो ये मेल्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो निडल शेप के हमको कलरलेस क्रिस्टल्स मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद में धीरे धीरे ये वापस से अल्फ़ा सल्फ़र के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब सल्फ़र के जो एलोट्रोप्स हैं उनमें अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ए वाला जो आप देख रहे हो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों तरह के सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर जिसमें 8 एटम कंबाइन हुए हैं और ये जो शेप है एक तरह का यूँ कह दो क्राउन शेप, 8 एटम इस तरह से कंबाइन होते हैं। 2D में एग्जैक्टली इसकी स्ट्रक्चर उतनी साफ हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 3D में अगर आप इमेजिन करो
तो आप सोचिए कि ये सल्फ़र का एटम है, ये एटम और ये वाला एटम, ये 4 एटम एक प्लेन में आप इमेजिन कीजिए, और बाकी के जो दूसरे 4 एटम हैं अलग, वो एटम उस प्लेन से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, आप यूँ समझ लीजिए कि एक तरह का ये डब्ल्यू शेप बना रहा है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह के डब्ल्यू 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 ऊपर नीचे इस तरह से लेयर अगर जमती जाती है, तो वो अल्फ़ा या रोम्बिक सल्फ़र होगी। लेकिन अगर इसमें ऐसा हो कि डब्ल्यू के साथ में ये एम की फॉर्म में अगर लेयर बनाता है, जैसे अगर एक मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, तीसरा मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, चौथा मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, तो ऐसी जो सल्फ़र होगी वो बीटा सल्फ़र होगी, जिसको हम मोनोक्लिनिक सल्फ़र या कलरलेस सल्फ़र भी बोलते हैं। दूसरा वाला जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये H6 वाला है। इसमें भी 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, ये चेयर फॉर्म है और यही वाली ज़्यादा स्टेबल है। दूसरी बोट फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हावी हो जाता है, जो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। अच्छा, H2 मॉलिक्यूल भी बनता है, और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, जिस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा था, क्योंकि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से O2 और H2 ये दोनों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगले जो सब टॉपिक्स आएंगे, सल्फ़र के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और साथ ही ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नोट्स बनाइएगा, मुझे सेंड कीजिएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कीजिएगा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आए, डाउट क्लास के अंदर मुझे पूछ लेना।